अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। भारी बारिश हुई, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक नीचे आ गया, सिजी नाम की नदी में गिर गया। उस वक्त कई लोग वहां थे, कई गाड़ियां थीं, खुदाई करने वाली मशीनें थीं। पिछले हफ्ते वहां बादल फट गया था, कई सड़कें बह गई थीं, कई घर बह गए थे। सरकार वहां पर राहत और बचाव का काम कर रही थी। उसी वक्त यह घटना हो गई। सड़क तो पहले ही टूट चुकी थी, इसलिए लोग पहाड़ के ऊपर एक कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करने लगे थे। उसी रास्ते में एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ खिसक गया। वो बीच में ही फंस गया। हड़बड़ाहट में वो अपनी बाइक नीचे गिराकर तेजी से भागा तो किनारे खड़े लोग चिल्लाने लग गए। हो गया ना, हो गया। पहाड़ का हिस्सा नदी के ऊपर जाकर गिर गया। वो लड़का बीच में ही फंसा रहा, उसी हिस्से पर, कभी आगे की तरफ जाता, कभी पीछे की तरफ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हो गया ना, हो गया। किनारे खड़े लोगों ने उसे बचने का रास्ता बताया, इशारा किया कि वो उसी रास्ते से दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि वो हिस्सा कभी भी नदी में समा सकता था, उसकी जान जा सकती थी। वो लड़का किसी तरह ऊपर सही सलामत पहुंचा, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल वहीं फंसी रह गई। उस इलाके में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, सड़क टूट गई थी, पहाड़ खिसकने से मलबा फैल गया था। वहां उसे हटाने का ही काम चल रहा था ताकि लोग उस रास्ते का इस्तेमाल आने जाने के लिए कर सकें, लेकिन रास्ता खोलने का काम चल ही रहा था कि बारिश फिर से शुरू हो गई। पहाड़ के बड़े हिस्से ने सिजी नदी का रास्ता रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि एक ही जगह पर नदी का पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। यह पहाड़ खिसकने से भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि एक ही जगह पर पानी भर जाने से आसपास के इलाके डूब गए और वहां बाढ़ आ गई। प्रशासन ने तुरंत उन इलाकों को खाली कराना शुरू किया, लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की, सुरक्षित जगहों पर भेजने के उनको इंतजाम किए। उधर असम के धेमाजी जिले में भारी बारिश आई तो वहां बाढ़ में कई लोग बह गए। उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन पानी का तेज बहाव उन्हें बहुत दूर ले गया। उनकी जान ही नहीं बच सकी। कई घंटों तक बारिश होती रही, नदियां उफान पर आ गईं, ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया, गांव के गांव डूब गए, सड़कें बह गईं, रेल की पटरियों पर भी पानी भर गया। हालात पूरी तरह बिगड़ गए। कुछ दूसरे जिलों में भी भारी बारिश का असर दिखा। सरकार के मुताबिक करीब 20,000 लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन सबसे बुरा हाल धेमाजी जिले का हुआ। वहां पहाड़ से निकलने वाली लेकु नदी उफान पर आ गई, किनारा तोड़कर बहने लग गई। इसके कारण एक इलाके में अचानक कुछ लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। वो पानी में बहकर बहुत दूर चले गए। नजदीक ही राहत और बचाव की टीमें थीं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई इंतजाम काम नहीं आया। रेस्क्यू के काम में टीमें लगी हुई थी, वो बस देखती रह गईं और सारे लोग बह गए। कुछ ही देर में नदी के पानी ने आसपास के कई इलाकों को डुबो दिया। कमर से ऊपर तक पानी भर गया, सड़कें डूब गई, मकान डूब गए। एक इलाके में कुछ लोग बाढ़ में फंस गए तो एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें बचाने के लिए बांस की मदद ली। बांस को सड़क के ऊपर बांधा, नीचे पानी का खतरनाक बहाव दिखा, उसके ऊपर लोग बांस पर चढ़कर किसी तरह दूसरी तरफ पहुंचे और किसी तरह अपनी जान बचा पाए। असम का धेमाजी जिला अरुणाचल प्रदेश के काफी नजदीक है, जहां पहले से ही हालात खराब हैं। धेमाजी में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। भारी बारिश के बाद वो सभी उफान पर आ गईं। चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई दूसरे जिलों में भी हाहाकार मच गया। भारी बारिश का असर कोकराझार में भी हुआ, नॉर्थ लखीमपुर में भी हुआ, डिब्रूगढ़ में भी हुआ। हर जगह लोगों की परेशानी बढ़ गई। बाढ़ के पानी से भरी सड़कों पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। कई गाड़ियां फंस गईं, स्कूटर फंस गए, कुछ स्कूटर तो फंसकर खराब हो गए। चलाने वाले उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ते दिखे। नेशनल हाईवे पर भी पानी का तेज बहाव दिखाई दिया। उधर जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के कई दरवाजे खोलने पड़ गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार हो रही बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालात को देखते हुए सलाल डैम के कई दरवाजे खोल दिए गए।
प्रशासन ने लोगों से चिनाब नदी के पास नहीं जाने की अपील की और बचाव टीम को भी अलर्ट कर दिया गया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 119 में एक हाउसिंग सोसाइटी में भीषण आग लगने से दहशत मच गई। 22वीं मंजिल पर एक फ्लैट में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। पटना के दीदारगंज में खाने के तेल के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद वहां फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियां भेजी गईं। घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में चंबल के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। जगन की हत्या का आरोप उन्हीं के साथ बैरक में बंद दूसरे कैदी पर लगा। बताया गया कि जगन गुर्जर की हत्या तौलिए से गला दबाकर की गई। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर चंपत राय पर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। वकील उन पर भड़क गए। एक वकील ने अल्टीमेटम दे दिया कि 3 दिन के अंदर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव अयोध्या छोड़ दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वकील अयोध्या को सील कर देंगे, सड़कों पर जैम लगा देंगे, किसी को भी अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन की बैठक में एक वकील ने यह ऐलान किया, लेकिन बार एसोसिएशन ने इससे इनकार किया कि एसोसिएशन नहीं है। कहा गया कि एक वकील की ही तरफ से ऐसा कहा जरूर गया था, लेकिन ऐसा कोई एसोसिएशन का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महासचिव थे, मंदिर की पूरी व्यवस्था संभालते थे बता रहे। 2 दिन पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। उनके साथ अनिल मिश्रा ने भी अपना पद छोड़ दिया था और सूत्र कह रहे हैं ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्थाओं से बाहर कर दिया गया। इन तीनों के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। राम मंदिर से चंदा चोरी को लेकर फैजाबाद बार एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में एक वकील चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर आग बबूला नजर आए, बुरी तरह भड़क गए। तीनों को अयोध्या से बाहर निकालने की मांग कर दी, जेल भेजने की मांग कर दी, वो भी 3 दिन के अंदर। उस वकील ने अल्टीमेटम तक दे दिया कि तीनों को किसी भी सूरत में अयोध्या छोड़ देनी चाहिए और अगर तीनों 3 दिन के अंदर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव अयोध्या से नहीं गए तो शहर नहीं छोड़ा तो अयोध्या को जैम कर दिया जाएगा। अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या से घुसने नहीं देंगे। लेकिन फैजाबाद बार एसोसिएशन ने अयोध्या को घेरने और शहर में जैम लगाने की बात से इनकार कर दिया। एसोसिएशन ने अपनी तरफ से इनकार कर दिया कि बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। हालांकि यह जरूर तय हुआ कि कोई भी वकील चंदा चोरी केस में गिरफ्तार आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा और अगर कोई वकील केस लड़ता है तो बार एसोसिएशन से उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी, उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये लोग उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन देके अनुमति लेंगे और अपने जिन नामों को जितने देंगे वो 5 लाख रुपए प्रति वकील पर ये जो है सहयोग धनराशि वो अधिवक्ता संघ में जमा करेंगे। तो वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। यूपी पुलिस की तरफ से इस केस में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इन तीनों का नाम नहीं है। 8 आरोपी बनाए गए हैं, लेकिन उनमें न तो चंपत राय का नाम है, न अनिल मिश्रा का नाम है, न गोपाल राव का नाम है। वकीलों ने सरकार से चढ़ावा चोरी की जांच सीबीआई से कराने की अपील की। चंपक राय साहब आए हैं और गोपाल राव साहब हैं और अनिल मिश्रा जी हैं और नृपेंद्र मिश्रा जी का भी विरोध किया गया है कि उन्हें ट्रस्ट में ना लाया जाए, क्योंकि फिर और भी गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि चंदा चोरी मामले में पुलिस ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की और उनके बयान भी दर्ज किए और दान चोरी केस में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा नाम के आरोपी की संपत्ति जांच एजेंसियों की नजर में आ गई है। सूत्र बता रहे हैं जांच एजेंसियों को अयोध्या के एक इलाके में लवकुश मिश्रा का एक मकान बनाए जाने का पता चला। 3 मंजिला मकान बनाया जा रहा है, कीमत उसकी करोड़ों में बताई जा रही है। जबकि लवकुश मिश्रा राम मंदिर में एक साधारण कर्मचारी थे, करीब 20,000 रुपए बस वेतन मिलता था, किराए के एक मकान में रहते थे। लेकिन अचानक उनके पास बहुत पैसा आ गया ऐसा बताया जा रहा है। आर्थिक स्थिति एकदम से बदल गई, रातों रात वो अमीर बन गए। तो ये सूत्र कह रहे हैं कि अयोध्या के शहादतगंज इलाके में उन्होंने अपने पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी,
आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक करीब 30 लाख रुपए में लवकुश मिश्रा ने जमीन खरीदी। उसी जमीन पर वो मकान बनवा रहे थे। आप घर देख रहे हैं, ये एक आरोपी लवकुश मिश्रा का है। उसकी पत्नी जो थी उसके नाम पर यह प्लॉट खरीदा गया। करीबन 25 से 30 लाख रुपए में यह प्लॉट खरीदा गया और इस पर 3 फ्लोर का जो काम है वो चल रहा था। और सूत्र कह रहे हैं लवकुश मिश्रा ने यह सब कुछ ही महीनों के अंदर कर लिया था। पहले उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। वो अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में किराए के एक मकान में रहते थे, पत्नी और 2 बच्चों के साथ। राम मंदिर चोरी मामले में 8 आरोपियों में से एक लवकुश मिश्रा इसी घर में किराए पर रहता था। न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। कौशलपुरी इलाके में ही ये किराए का घर जो है वो करीबन 7-8 महीने से जो लवकुश मिश्रा है उसने लिया था। लवकुश मिश्रा वहां पर एक कर्मचारी थे। राम मंदिर में दान के रूप में जो चढ़ावा आता था, पैसा आता था, उसकी गिनती का काम करते थे। दान चोरी मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें यह आरोप लगाया गया था कि लवकुश मिश्रा ने गिरफ्तार किए गए दूसरे लोगों के साथ मिलकर चढ़ावे के करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। कुछ रोज पहले एसआईटी ने लवकुश मिश्रा के घर पर छापा मारा था और सूत्र कह रहे हैं कि उनके घर से 12 लाख रुपए बरामद भी किए थे। ये ट्रस्ट कर्मी के रूप में काम करता था और जो चढ़ावा और नकदी की गिनती का काम भी इसको सौंपा गया था। इसके घर से 12 लाख रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं और इसने भी कई प्रॉपर्टियां जो हैं वो बनाई हैं। लवकुश मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके मकान का काम बंद करवा दिया। उनकी एक-एक संपत्ति की जांच शुरू कर दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अनुकल्प मिश्रा नाम के आरोपी भी गिरफ्तार हैं और बताया जा रहा है लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा के जीजा हैं। दोनों राम मंदिर में कर्मचारी थे ट्रस्ट में और दान में आए रुपयों की गिनती का काम करते थे। सौ बात की एक बात यह कि पब्लिक में यह सवाल क्यों नहीं उठेगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने भी कोई चूक कहां मानी है, इस्तीफा दिया है। क्योंकि अगर दान की चोरी हुई तो ट्रस्ट क्या कर रहा था? अगर यह सब संपत्तियां बन रही थी ऐसे लोगों की जिनके पास पहले कुछ भी नहीं होता था तो ट्रस्ट के लोगों को पता कैसे नहीं चला? सबने सब कुछ चंपत राय पर छोड़ा हुआ था और छोड़ा था तो क्यों छोड़ा हुआ था? ट्रस्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था ना। तो अगर सब कुछ चंपत राय ही कर रहे थे और चोरी हो रही थी तो ये लोग ट्रस्ट में रहने के काबिल कैसे हुए? किसी की नाक के नीचे अगर कोई चोरी हो तो या तो वो शामिल है या वो नाकाबिल है चोरी रोकने में। चोरी रोकना क्या सिर्फ चंपत राय का काम था? और चंपत राय अगर किसी को पूरे काम में कहीं झांकने तक नहीं देते थे तो बाकी लोगों ने ऐसा होने क्यों दिया? नेता लोग सवाल उठाएंगे तो वो तो सबको पता है कि जवाब यह है कि उन्होंने तो राम भक्तों पर गोली चला दी थी, वो तो मंदिर ही नहीं जाते। लेकिन ये जो वहां ट्रस्ट में बैठे थे, अगर इनका बनाया सिस्टम फेल पाया जाता है तो ये लोग कैसे पास हो गए? सौ बात की एक बात। उधर यूपी के वाराणसी में मुहर्रम के बाद दाल मंडी इलाके में फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दाल मंडी इलाके में मुहर्रम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से शुरू कर दिया गया। दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ी करने के लिए 187 में 140 दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है और 47 के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली के द्वारका में एक हाउसिंग सोसाइटी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की गई। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक उन्होंने आरोपी से विजिटर रजिस्टर में एंट्री करने को कहा था। इसी बात पर वो भड़क गए और सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया। उधर बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में लोग शाहपुर थाना पहुंचे। इसी थाना इलाके में घटना हुई थी। भरत तिवारी का गांव बिलोटी इसी इलाके में है। वहां पहुंचकर लोगों ने नारेबाजी की, अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनका प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। वो अब और इंतजार नहीं करेंगे। पटना जाकर बवाल करने की भी धमकी दी। तो पुलिस ने उन्हें समझाया, भरोसा दिया कि जांच टीम अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस के काम करने के तरीके से लोग संतुष्ट नजर नहीं आए। कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया उन्होंने। गुस्से में आकर थाने का घेराव कर दिया। पुलिस अधिकारियों के सामने ही खूब नारे लगाए। जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी, जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी।
लोगों ने जांच अधिकारी से साफ पूछा कि आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार करने में कितना वक्त लगेगा, एक तारीख बताओ, नहीं तो वो सड़कों पर उतर आएंगे। लोगों ने धमकी दी, अगर ऐसा हुआ तो भारी हंगामा हो जाएगा। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, पुलिस दिल से बताइएगा, कब तक उसको अरेस्ट कर लेते हैं? वो जगह देख लेते हैं ना कि साहब थोड़ा हमको आश्वासन दे दीजिए, 10 दिन 15 दिन 5 दिन मान लीजिए डेट चलेंगे, नहीं हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोग गुस्से में थे, उन्होंने मांग की पुलिस जब्त किए गए भरत तिवारी के मोबाइल फोन को तुरंत वापस करे, परिवार को सौंप दे। मामले में एसडीपीओ पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। शाहपुर थाने के एसएचओ समेत सभी आरोपी पुलिसकर्मियों पर भी हत्या का केस दर्ज हुआ था। 5 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। लेकिन लोगों ने पूछा कि आरोपियों की गिरफ्तारी में इतना क्यों वक्त लग गया? अगर जल्द ही वो गिरफ्तार नहीं हुए तो वो पटना जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे, दिल्ली जाकर भी प्रदर्शन करेंगे। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में एक कारोबारी ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर परेशान करने का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में एक कारोबारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर परेशान करने और मारपीट करने के आरोप लगाए। सीबीएसई ने 3 भाषा नीति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत इस साल 10वीं क्लास में पढ़ रहे छात्रों पर यह नीति लागू नहीं होगी। इसके अलावा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को भी 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं देनी होगी। उधर पुणे में कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत के मामले में पुलिस ने घटना वाली जगह पर जाकर रिक्रिएशन किया। यह पता लगाने की कोशिश की कि 18 जून को केतन अग्रवाल को धक्का किसने दिया था। पहाड़ी से धक्का मंगेतर सिया ने दिया था या फिर सिया के प्रेमी बताए जा रहे चेतन चौहान ने दिया था। इसलिए पुलिस की एक टीम सिया को लेकर लोहगढ़ थाने पहुंच गई रिक्रिएशन करने के लिए, यह जानने की कोशिश की कि घटना कैसे हुई थी, कितने लोग थे, घटना के वक्त क्या क्या हुआ था। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने दावा किया था कि सिया ने ही केतन को रास्ते से हटाया था, उनकी हत्या की थी, पहाड़ी से धक्का दिया था। जांच आगे बढ़ी तो सिया के प्रेमी बताए जा रहे चेतन चौधरी का भी नाम सामने आया था कि वो भी केतन की हत्या में शामिल थे। तो पुलिस ने सबूत जुटाए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। लेकिन केतन को पहाड़ी से धक्का किसने दिया था, यह पूरी तरह से साफ नहीं हो सका। 18 जून को यानी घटना वाले दिन हुआ क्या था, इसी का पता लगाने के लिए सिया गोयल को लेकर पुलिस की टीम लोहगढ़ किले पर पहुंची। सुबह सुबह वहां सिया पुलिस वालों को उस जगह लेकर गई जहां से केतन को धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया गया था। किले का वो हिस्सा बिल्कुल सुनसान नजर आया। पुलिस ने एक पुतला बनवाया, हूबहू उतनी ही लंबाई का, जितने लंबे केतन थे उतने ही वजन का, जितना वजन केतन का था। पुलिस ने सिया की मौजूदगी में पुतले को पहाड़ी से नीचे खाई में फेंका, ठीक उसी जगह से जहां से केतन नीचे गिरे थे। लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी, उसको रिक्रिएट किया गया है। तो जांच टीम ने पुतले के जरिए असली घटना को फिर से दोहरा कर देखने की कोशिश की। पुलिस के सूत्र कह रहे हैं रिक्रिएशन के दौरान सिया ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन चेतन चौधरी उनके साथ थे, उन्होंने केतन को धक्का दिया था। सिया जो है वो अपने जूते की लेस जो है वो बांधने के लिए नीचे बैठेगी, तब उसके साथ में आया हुआ जो चेतन है वो केतन को ऊपर से धक्का मारकर नीचे गिरा देगा। इसी बात को जो है अब सिया ने जो है पुलिस के सामने कबूला है। तो पुलिस सूत्र कह रहे हैं सिया ने पूछताछ में यह कबूल कर लिया है कि धक्का देने पर गिरते वक्त चेतन उन्हें पकड़ न लें, बचने की कोशिश न कर सकें, इसलिए वो जूते का फीता बांधने के बहाने नीचे बैठ गई थी। सूत्र कह रहे हैं दोनों ने यह सारी प्लानिंग पुणे में एक कैफे में की थी हफ्ते भर पहले। इसके बाद वो लोहगढ़ किले पर भी गए थे। किले में उस जगह का चयन किया था जहां से केतन को धक्का देना था, जहां पर पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन किया। सौ बात की एक बात यह कि मौत की गुत्थियां जो इतनी जल्दी सुलझाने के दावे आजकल किए जा रहे हैं, उसमें पब्लिक का ध्यान इस तरफ कम ही जा रहा है कि सब लोग अपने सुराग अब न चाहते हुए भी छोड़ रहे हैं।
केतन अग्रवाल केस में प्री वेडिंग शूट की तस्वीरों में कुछ गायब मिली। सिया का फोन उसी दिन साथ में क्यों नहीं था, जबकि हर समय साथ रहता था। सीसीटीवी की तस्वीरें मिल जाती हैं आजकल, घड़ियों तक में ट्रैकर लगे हुए होते हैं, स्टेप्स गिनते रहते हैं लोग। आप ना भी करें, आसपास के फोन या स्मार्ट वॉच में कोई सुराग आ जाता है। मुंबई की ट्रेन में मर्डर हुआ था, याद है, तो वहां 400 चेहरा पहचानने वाले कैमरे लगे हैं स्टेशनों में, उन्होंने सुराग दे दिए। लाखों लोगों में आरोपी तक पुलिस पहुंच गई। दिल्ली में एक लड़की उठा ली गई थी एक फुटपाथ से, तो पुलिस को सीसीटीवी में सिर्फ एक गाड़ी की नंबर प्लेट दिखी थी, उससे कैब कंपनी तक पहुंची, उसके जीपीएस सिस्टम से गाड़ी का पता चल गया। वही गाड़ी उस फुटपाथ के पास थी उस टाइम। नंबर प्लेट पढ़ने वाले 200 कैमरे लगे थे वहां, उससे ड्राइवर की फोन लोकेशन मैच हुई, गुत्थी सुलझ गई। वो उंगलियों के निशान पकड़ने वाला टाइम गया जब कोई हाथ में ग्लव्स पहनकर बच जाता था। अब तो आप चाहो या न चाहो, आपका डेटा सारे निशान छोड़ रहा है। 100 बात की एक बात। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 गुटों में मामूली कहासुनी के बाद गोली चल गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर के ग्वालटोली इलाके में 2 गुटों के बीच हुई बहस के बाद गोली चल गई। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया। पुलिस लाइंस इलाके में विमान करीब 50 फीट ऊपर था, तभी संतुलन बिगड़ने के बाद वो हाई टेंशन तार में उलझकर नीचे गिर गया। विमान को उड़ा रही महिला पायलट घायल हो गई। इधर जयपुर में बन रहे एक रिजॉर्ट की दीवार गिर गई और बड़ा हादसा हो गया। 6 मजदूरों की मौत हो गई, कई मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस कह रही है जिस वक्त यह हादसा हुआ 20 से ज्यादा मजदूर वहां मौजूद थे, सीवेज के गड्ढे को सही कर रहे थे। अचानक रिजॉर्ट की दीवार गिर गई, कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए, चीख पुकार मच गई। थोड़ी देर में पुलिस और बचाव टीम वहां पहुंची, बचाव अभियान शुरू किया, बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई गईं, मलबा हटाया गया मलबे के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। तब तक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिली वहां काम कर रहे मजदूरों ने हादसे से कुछ घंटे पहले ही यह आशंका जता दी थी कि वो दीवार गिर सकती है। आशंका जताई कि दीवार कभी भी गिर सकती है। मजदूरों ने जो काम कर रहे थे उन्होंने तकरीबन ये हादसे से 3 घंटे पहले 12:30 बजे हादसा हुआ, तकरीबन 10 बजे के आसपास बता दिया कि दरार नजर आ रही है। 6 मजदूरों की मौत हो गई। जान गंवाने वाले एक मजदूर की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पति की मौत से बुरी तरह टूटी दिखी वो। उन्होंने आरोप लगाया उनके पति ने ठेकेदार को बोला था कि वो दीवार गिर सकती है, लेकिन ठेकेदार ने इसे नजरअंदाज कर दिया, उनकी बात नहीं सुनी। दीवार का पता था, मैं कहा मगर नहीं सुना। नहीं सुना, कहे थे कि दीवार चार कर था, तो ये नहीं सुना कि और राम जी करो काम, कुछ नहीं होगा। कई दिन से रिजॉर्ट को बनाने का काम चल रहा है, वहां सीवेज के गड्ढे को सही करने का काम चल रहा था जब यह हादसा हुआ। इसी दौरान अचानक वो पास वाली दीवार गिर गई, बड़ा हादसा हो गया। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल ने जंगल में छिपाकर रखे गए हथियारों का जखीरा बरामद करने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक विस्फोटक और हथियारों को घने जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग की पहली पूजा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजाम भी देखे। श्रद्धालुओं के लिए 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, जो 28 अगस्त तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और कुलगाम में सुरक्षा बल के जवानों ने अमरनाथ यात्रा से पहले तैयारियां तेज कर दी। वहां हाईवे के नजदीक के इलाकों में जवानों ने तलाशी ली और संवेदनशील जगहों पर जवान तैनात कर दिए गए। उधर यूरोप के कई देशों में गर्मी ने हाहाकार मचा दिया। फ्रांस में हीट वेव है, 1000 लोगों की जान चली गई। हीट वेव के कहर से लोगों का जीना मुहाल हो गया। इतनी गर्मी बढ़ गई, लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया, घरों में भी उनके हालात खराब हो गए। फ्रांस के अलावा भी कई देशों में गर्मी ने अपना कहर बरपाया। ऐसे हो गए हालात कि बाजार में एसी और पंखों के लिए मारामारी हो गई है। वहां एसी लगाते नहीं थे लोग, पंखे भी नहीं लगाते थे, वो उसकी होड़ मच गई है। फ्रांस में तो इतना तापमान बढ़ गया कि लोग बेहाल हो गए। 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ज्यादातर मौतें घरों के अंदर हुई हैं गर्मी की वजह से। गर्मी से निपटने के लिए लोगों ने एसी और पंखे खरीदने शुरू कर दिए।
बैटरी वाले पोर्टेबल पंखे लेकर घूमते दिखाई दे रहे हैं लोग गर्मी से बचने के लिए। और कितनी गर्मी है, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच गया, जिसकी वहां आदत नहीं उन्हें। Apartment is top floor, south facing, so it's really hot in there. And after the last heat wave, I was able to get my hands on an air conditioner. So it's been a lot better, manageable now. कुछ लोगों ने एसी लगाने का विरोध भी करना शुरू कर दिया कि एसी लगाने से तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्लाइमेट पर इसका असर होगा। That is a short-term solution, just for our comfort, when we have committed so long to not contributing further to climate change. जर्मनी में भी तापमान बढ़ गया, लोगों की परेशानी बढ़ गई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 38 डिग्री पहुंच गया। 38 डिग्री भारत में कुछ भी लगता हो, लेकिन वहां लोग आदी नहीं है। कुछ इलाकों में 40 डिग्री के पार चला गया, वहां के हिसाब से बहुत ज्यादा है। गर्मी बढ़ने पर बर्लिन पुलिस ने सड़क पर वाटर कैनन खड़ी कर दी, लोगों पर पानी की बौछार करने के लिए, थोड़ी देर के लिए राहत मिल सके ताकि उन्हें। सौभाग्य की एक बात यह कि भारत में पब्लिक ये नहीं समझ पाती कि जब हम यहां 45 डिग्री की गर्मी झेल रहे हैं तो यूरोप में 38-40 डिग्री पर हाहाकार क्यों मचा हुआ है। हमारे यहां गर्मी में 38 डिग्री हो तो सुहावना सा लगने लगता है। तो ये तो सही है, भारत जैसे देशों के लोगों के शरीर पीढ़ियों से आदी हो चुके हैं गर्मी के, और यूरोप के गोरों को आदत नहीं है, इसलिए उनको बहुत गर्मी लग रही है। यह भी सही है कि वो एसी क्या पंखे भी नहीं लगाते थे घरों में, क्योंकि उनको पहले जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब उनको बिना पंखे वाले घरों में गर्मी लग रही है, जान जा रही है लोगों की। लेकिन एक और वजह है जो यहां की पब्लिक समझ नहीं पाती, वो ये कि पृथ्वी तो बॉल की तरह गोल है और यूरोप है बॉल के ऊपर की तरफ गोलाई पर। तो वहां सूरज की किरणें एक एंगल से आती हैं और सूरज काफी देर में ढलता है। 9-10 बजे तक रोशनी रहती है, दिन रहता है 9-10 बजे तक, जो यहां रात होती है। उत्तर के कई देशों में, उत्तर यूरोप के कई देशों में तो जून में 3-4 घंटे की ही रात होती है। तो हमारे यहां दोपहर में तो तापमान उनसे बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर शाम भी तो हो जाती है 5 बजे के आसपास। सोचिए, दिन अगर 4-5 घंटे और चलता रहे तो ठंडक कितनी देर में होगी। यह भी हो रहा है यूरोप में, और इतना लंबा गर्म दिन गोरों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। 100 बात की एक बात। उधर 2028 में होने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट टीमों के लिए क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया का ऐलान कर दिया गया। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए आईसीसी और इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने क्रिकेट की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया का ऐलान कर दिया। क्वालिफाई करने वाली 6 क्रिकेट टीमों को ओलंपिक्स में T20 मैच खेलने का मौका मिलेगा। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच जल्द बातचीत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की अपील पर दोनों देशों के बीच बातचीत होने जा रही है। उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर हमला कर दिया। 3 अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दी अफगानिस्तान के, बमों की बारिश कर दी आसमान से। 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए, हाहाकार मचा दिया पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए और बेगुनाह लोगों की जान ली। पाकिस्तान कुछ और कह रहा है कि उसने आतंकी संगठन टीटीपी, हर बार यही कहता है कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया और दावा किया कि उसके हमलों में टीटीपी के कई आतंकी मारे गए। मतलब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर हमले की बात से ही इनकार कर दिया। 2 दिन पहले पाकिस्तान के कराची पर हमला हुआ था। कराची में सिंध रेंजर्स का मुख्यालय है, वहां अटैक हुआ था। हमले में 4 जवानों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने भी 6 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया था और हमले की जिम्मेदारी टीटीपी से अलग हुए एक गुट जमातुल अहरार ने ली थी। कराची पर हुए हमले के एक दिन बाद पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर आसमान से बम गिराए और तबाही मचा दी। जहां बम गिरे वहां सब कुछ मिट्टी में मिल गया, मकान खंडर हो गए, ध्वस्त हो गए। 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मदद के लिए चीख पुकार मच गई। अस्पताल में लोग रोते बिलखते नजर आए। पाकिस्तान ने सबसे पहले अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर हमला किया। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना ने यहां बमों की बारिश कर दी। दूसरा हमला पक्तिया प्रांत पर हुआ। पक्तिया प्रांत में समकानी जिला है, हमला वहां हुआ।
इसी तरह तीसरा हमला अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुआ, यह भी पाकिस्तान की सीमा के पास मौजूद है। पाकिस्तान का दावा है उसने अफगानिस्तान के इन तीनों प्रांतों में आतंकी संगठन टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया, ठिकानों को तबाह कर दिया, बड़ी संख्या में टीटीपी के आतंकी मार गिराए। लेकिन अफगानिस्तान ने इससे इनकार किया। उसने आरोप लगाया पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की और हमले में कई बच्चे और महिलाएं मारी गईं। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाहाकार मचा हुआ है, बवाल हो रहा है, प्रदर्शन जारी है, लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। लेकिन हंगामे के बीच पाकिस्तान की सेना पर यह आरोप लगा कि उसने पीओके जा रहे ट्रकों को रोक दिया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इससे जुड़े वीडियो डाले, उनमें पीओके की तरफ जाने वाले हाईवे पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं, कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, एक के पीछे एक ट्रक खड़े दिखाई दिए। ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया राशन लादकर उन्हें मुजफ्फराबाद और दूसरे शहरों की तरफ जाना था राशन लेकर, लेकिन पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के पंजाब की पुलिस ने उन्हें रोक दिया, पहरा लगा दिया, घेरेबंदी कर दी कि कश्मीर नहीं जाना। इसी वजह से वो बीते कई घंटों से हाईवे के किनारे फंसे पड़े हैं, ना उन्हें लौटते बन रहा है, ना वो पीओके की तरफ जा सकते हैं। यानी ये ट्रक क्यों खड़े हैं? जाने नहीं दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहे? पंजाब पुलिस नहीं जाने दे रही। क्या कह रहे हैं? बंद करो खाना पीना। अच्छा, क्या कह रहे हैं? उनका खाना पीना बंद करो, कश्मीरियों का बंद करो। ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया जब वो खाने पीने का सामान लेकर पीओके की तरफ जा रहे थे तभी पंजाब पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। एक वीडियो में कुछ ड्राइवर ये आरोप लगाते सुनाई दिए कि पुलिस ने उनसे साफ कह दिया कि वो पीओके तक खाने पीने का सामान पहुंचाना बंद कर दें। भाई ये अभी हम मरी से जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, जितना भी राशन आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे पंजाब पुलिस ने ट्रक रोके हैं। ये देखें, ये राशन के साथ लोड हैं, ये आजाद जम्मू कश्मीर में जाने नहीं दे रही। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई शहरों में बीते कुछ दिन से लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन किए, आंदोलन किया गया, धरना दिया गया। पाकिस्तान की सरकार के साथ वहां की सेना के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ। खबरें आई इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सेना ने सख्त कदम उठाए, पीओके जाने वाले रूट पर ब्लॉकेड लगा दिया, मतलब उसकी पूरी तरह घेरेबंदी कर दी। पीओके तक पहुंचने के लिए रास्ते सीमित हैं, जो हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तान के पंजाब से होकर जाते हैं। उन पर जगह जगह वहां की सेना और पुलिस की चेक पोस्ट बनी है। पहाड़ी इलाका है और कोई रास्ता नहीं है। ब्लॉकेड या घेरेबंदी का असर तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई। हाईवे पर ट्रकों को रोके जाने की खबरों के बीच पाकिस्तान के एक पूर्व सैनिक और मशहूर यूट्यूबर आदिल राजा ने वहां की सेना पर आरोप लगाया कि पीओके में हो रहे प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान की सेना में भर्ती पीओके के सैनिकों और अफसरों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बहावलपुर कैंट में 323 कोर इंटेलिजेंस बटालियन ने 26 बलूच रेजिमेंट के कश्मीरी जवान उठा लिए हैं, क्योंकि वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सपोर्ट में सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा रहे थे। उनकी वीडियोस गालिबन स्मगल करने के अंदर उनकी जो वीडियोस वहां से निकल रही हैं वो बाहर निकाल रहे थे। आदिल राजा ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने पीओके से आने वाले अफसरों और सैनिकों की जासूसी करानी शुरू कर दी है। उनके मोबाइल फोन तक चेक किए गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो विद्रोह भड़का हुआ है उसको दबाने के लिए पाकिस्तान ने वही पैंतरा अपनाया है जो उसने पूरा कश्मीर हड़पने के लिए 1947 में अपनाया था। उसने वहां जाने वाला खाने पीने का सामान रोक दिया है, पेट्रोल डीजल रोक दिया है, ताकि कश्मीरियों को मजबूर होकर उसके सामने झुकना पड़े। सौभाग्य की एक बात यह कि ज्यादातर लोग ये जानते नहीं हैं कि यही सेम कायराना पैंतरा 1947 में पाकिस्तान ने अपनाया था महाराजा हरि सिंह को मजबूर करने के लिए कि वो अपनी पूरी जम्मू कश्मीर रियासत को पाकिस्तान में विलय कर दें। क्योंकि आज पब्लिक जानती नहीं, या जो जानते थे वो भी भूल चुके हैं कि जम्मू कश्मीर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था भारत की तरफ से, पाकिस्तान से ही रास्ता था। नक्शा देखकर तो पब्लिक को लगता है कि भारत के बिल्कुल सबसे ऊपर ही तो है जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 15 अगस्त तक फैसला नहीं लिया था कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या भारत के साथ जाएंगे या आजाद रहेंगे, क्योंकि कश्मीर तक पहुंचने का रास्ता ही उधर से था।
जहां पाकिस्तान बनने जा रहा था। जो पंजाब का हिस्सा भारत को मिलने वाला था, वहां से कोई अच्छा पक्का रास्ता नहीं था। कश्मीर घाटी तक जो सड़क जाती थी वो थी झेलम वैली रोड। यह श्रीनगर से रावलपिंडी का हाईवे था। ट्रक और लॉरी और बसें वगैरह सिर्फ इसी रास्ते से जा सकते थे। आज की ज्यादातर पब्लिक यह भी नहीं जानती कि ट्रेन का रास्ता भी नहीं था, वो भी उसी साइड से था। हमारी तरफ से तो रेलवे लाइन का आखिरी स्टेशन पठानकोट था। जम्मू में जो रेलवे लाइन थी वो थी जम्मू से सियालकोट की। तो रावलपिंडी से रोड था और रावलपिंडी चला गया पाकिस्तान में, और सियालकोट से रेलवे लाइन थी, सियालकोट भी चला गया पाकिस्तान में। तो महाराजा हरि सिंह को तो यह देखना था कि जो जमीन पाकिस्तान को दे दी थी अंग्रेजों ने, जम्मू कश्मीर को तो भारत जाने के लिए भी वहां से होकर जाना पड़ता। तो महाराजा ने तो पहले तो पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया जिसको कहा गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब यह था कि जब तक फैसला नहीं हो जाता कि कश्मीर किसके साथ जाएगा, तब तक कश्मीर तक सामान पहुंचाने का और व्यापार वगैरह का अरेंजमेंट वैसे ही चलता रहेगा जैसे अंग्रेजों के राज में था। हालांकि गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट तहसीलें भारत के हिस्से में आई थी। तो नक्शे पर देखकर तो आपको लगेगा कि यहां से भी तो जम्मू कश्मीर के जम्मू जा सकते थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। यहां से कोई हाईवे नहीं था, बीच में पहाड़ और नदियां थी। ट्रक वगैरह तो जा ही नहीं सकते थे इधर से, यानी न तो सामान जा सकता था न ही सेना। बारिशों में और बर्फ के टाइम में तो इधर से संपर्क ही टूट जाता था। और पहाड़ी रास्ते और नदियां पार करते हुए पठानकोट से जम्मू पहुंच भी गए, तब भी जम्मू और कश्मीर के घाटी के बीच तो पीर पंजाल की पहाड़ियां थी। ट्रेन भी इस तरफ से पठानकोट तक ही थी, और जिन्ना और पाकिस्तान सर्दियों का ही इंतजार कर रहे थे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो उन्होंने कर दिया। श्रीनगर से ट्रक झेलम वैली रोड पर दौड़ते रहे, बारामूला, उरी, मुजफ्फराबाद होते हुए रावलपिंडी तक। इसी सड़क से कश्मीर की सांसें चलती थी। भारत वाले हिस्से में जाने के लिए भी यही रास्ता था। सबसे अहम चीज थी पेट्रोल। पेट्रोल, नमक और आटा और कपड़े, सारा माल इसी रास्ते से आता जाता था। जैसे ही अगस्त के बाद सितंबर आया, पाकिस्तान ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ट्रक रुकने लगे। तरह तरह के बहाने बनाए गए कि जब नया देश बन रहा है तो कागजी कार्रवाई करनी होगी। फिर कहने लगे पंजाब में तो दंगे हो रहे हैं तो सामान रास्ते में लूटा जा रहा है। धीरे धीरे कश्मीर को चोक किया जाने लगा। पहले पेट्रोल रोका, फिर नमक रोक दिया, फिर आटा रोक दिया। सर्दियां आ रही थी। पहाड़ी इलाके में बिना ईंधन और राशन के लोग और फौज दोनों फंस जाते। भारत की तरफ से हवाई जहाज से कुछ मंगाया भी जाता तो काफी नहीं रहने वाला था, और हवाई जहाज उस वक्त इतने थे भी नहीं, और ऐसे नहीं होते थे जैसे आजकल होते हैं। यह सब महाराजा को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए था। अक्टूबर आते आते बात साफ हो गई कि पाकिस्तान तो यह कायराना पैतरा चल रहा है। बिना पेट्रोल और राशन के महाराजा राज्य की रक्षा कैसे कर सकते थे? बर्फ गिरने वाली थी, महाराजा फंस गए थे। वो समय चाहते थे, लेकिन गोदाम खाली होते जा रहे थे। लोगों में विद्रोह भड़काया जा रहा था। यह जिन्ना की सोची समझी चाल थी। और 22 अक्टूबर की रात भारी हथियारों से लैस पाकिस्तान के फौजी कबायलियों के भेष में ट्रकों में मुजफ्फराबाद रोड से कश्मीर में घुस आए। पाकिस्तान ने यह दिखाने की कोशिश की कि यह महाराजा के खिलाफ विद्रोह हो गया है, यह उसकी सेना नहीं है। पाकिस्तान शुरू से यही झूठ बोलता आ रहा है, हर जंग में यही करता है कि उसके लोग नहीं है। बाद में मान लेता है कि उसके लोग थे। तो उसने अपने फौजियों को कबायली बनाकर भेज दिया। वो चीखते चिल्लाते, लूटते, आग लगाते आगे बढ़ रहे थे। श्रीनगर की तरफ उनका काफिला तेजी से बढ़ता जा रहा था। महाराजा की छोटी सी फौज चारों तरफ बिखर गई थी। पेट्रोल खत्म, राशन खत्म, सर्दी का साया सिर पर। महाराजा ने लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा कि पाकिस्तान ने हमारी सप्लाई रोककर कश्मीर का गला घोटने की कोशिश की है। अब इन लड़ाकों को भेज दिया है, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, घर जलाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ गई। महाराजा ने कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। इधर भारतीय सेना के जवान तैयार थे। विमानों में बैठकर वो श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ उड़ चले। पाकिस्तान से लड़ाके भेजे गए थे, बारामूला तक पहुंच चुके थे। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और हवाई मदद ने उन्हें रोक दिया, और फिर एक LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, और बाकी का इतिहास तो आप जानते ही हो। लेकिन जो ये आटा, नमक, पेट्रोल रोककर POK को घुटनों पर लाने की कोशिश अभी पाकिस्तान कर रहा है, यह उसका पुराना पैतरा है। सड़क रोककर कश्मीर को ब्लैकमेल करने का, और नाम दे रखा है उसको आजाद कश्मीर।
पूरी दुनिया को देखने की जरूरत है कि जिसे वो आजाद कहता है वहां वो किस तरह से कायरों की तरह ब्लैकमेल करके कब्जा करके बैठा है, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। 100 बात की एक बात। इधर बिहार के छपरा में डबल मर्डर मामले में एक गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के छपरा में एक वकील और उनके बेटे की हत्या के मामले में गवाह रहे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उस व्यक्ति के परिवार के मुताबिक उन पर दबाव बनाया जा रहा था और इसको लेकर प्रशासन ने उन्हें पुलिस सुरक्षा भी दी थी, लेकिन सुरक्षा के बावजूद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावटी इलाके की 32 साल पुरानी पानी की मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा के साथ समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के तहत राजस्थान को हर साल 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। ये पानी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पाइपलाइनों के जरिए सीकर, चुरू और झुंझुनू जिलों तक पहुंचाया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 4 लोगों की मौत हो गई। चारों एक ही परिवार के थे। एक्सप्रेसवे पर एक कट छूट गया और उनकी जान चली गई। कट छोड़ना भारी पड़ गया। ये कार सवार लोग हरिद्वार जा रहे थे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे। कार चला रहे व्यक्ति ने कार रिवर्स करने की कोशिश की क्योंकि कट छूट गया था, और इसके बाद वो अपनी कार पीछे करने लग गए दूसरे रास्ते से जा सके ताकि, तो पीछे से उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। इतनी भयंकर कि कार पहले बाईं तरफ डिवाइडर से टकराई, फिर तेज झटके के साथ दाईं तरफ के डिवाइडर से टकरा गई। जिस तेज रफ्तार कार से उसकी टक्कर हुई वो भी घूमती हुई सड़क के बीचों बीच पलट गई। पहिए आसमान की तरफ उड़ गए। लोग खौफ से भर गए। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कई गाड़ियां उनकी मदद के लिए रुक गईं, भीड़ लग गई। बाद में उन्होंने घायलों को बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई। चारों हरियाणा के रहने वाले बताए गए। कुछ लोगों ने बताया जो कार कट तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी रिवर्स करके, उसने कोई संकेत भी नहीं दिया था, कोई लाइट भी नहीं जलाई थी, और पीछे से दूसरी कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। यूपी के बुलंदशहर में रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का रेप करने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस लड़के ने उस नाबालिग को नशीला पदार्थ देकर उसका रेप किया। आरोप लगा कि उसने नाबालिग की अश्लील तस्वीरें खींची और उसे ब्लैकमेल भी किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गाड़ी के सड़क पर पलटने की वजह से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि हादसे के काफी देर बाद तक वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, जिससे लोगों को अस्पताल पहुंचाने में काफी वक्त लग गया। केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को नए रूप में लॉन्च कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आरोग्य सेतु ऐप 2.0 की शुरुआत की। कोविड-19 के दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ये ऐप अब नेशनल हेल्थ ऐप बन गया। इस ऐप के जरिए लोग स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और कई डिजिटल हेल्थ सेवाओं की सुविधा ले सकेंगे। राजस्थान की दौसा पुलिस ने 1 करोड़ की सुपारी चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश के कानपुर से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से सुपारी से भरे 285 बोरे बरामद किए गए।